ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹमें पता भी नहीं था वो सजाए मौत वाली चक्की है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? तो मुझे बोले कि जी मैं तो यहाँ बैठ के ही आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे सामने खड़ी हो क्योंकि आप मुल्जिम। एक दफा कोर्ट में बेहोश भी हो गई थी, बीबी बहुत शूट कर गया था। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ? क़यामत की निशानी होगी अगर मैं किसी दिन मरियम बीबी को कॉम्प्लीमेंट दे दूंगी। कोई ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀ ਸੀ? कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि हमारी दुश्मनियां चल रही हैं जायदादों पे। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪॉलਰ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ? बड़े महंगी महंगी सर्विसेज देते थे वो वहाँ पे, तो एक फेशियल करते थे तो वो तो बाहर वाले रेट ही रखे हुए थे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आकाशा गुल अशरफ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਹੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਤਗੜੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਐ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ। ਐਸਾ इंट्रोडक्शन कदे पहले फेस किया? थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बातों से जो मुंह थोड़े हैं ना, उस पे मेरे 16 पर्चे हैं ना। कोई गल नहीं, मैं कहनी पर्चे ना होंगे तो नाम नहीं होएगा। सही बात। और सनम जावेद साहब की हाल चाल है तुहाडे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। इन्ने पर्चियां तो बाद ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤੂਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? खानूना। हाँ खानूना खान आए हाय हाय हाय, ऐ फिर चपेड़ मारती साइलेंटली। अच्छा, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। आपकी एक सपोर्टिव फैमिली हो आपके पीछे, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस मेरे नाल थोड़ी जी पंजाबी बोले, मैं भी बड़ी जबरदस्ती बोलती हाँ। अज थोड़ी बहुत टुटी पुटी सारी टुटी भजी चलेगी पंजाबी। आपका तो कुछ नहीं होगा, मेरी बहुत मीम्स बनेगी। ले मैं कहनी आजकल जिद्दियां मीम्स बनदियां ਉਹੀ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੈ। मैं तो पहले इतनी वायरल हूँ और कितना करना है उन्हें। सनम जावेद साहिबा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ पर्चे भुगता रहे हो ਤੁਸੀਂ? बस जी बहुत भुगता रहे हैं, क्या बताएं। 4 तो लाहौर में जेल ट्रायल हैं, फिर सरगोदा हैं, मियाँ वाली के पर्चे हैं, फिर पिंडी में हसन अब्दाल के पर्चे। बस पर्चे आजकल जिंदगी में बस वकील और अदालतें और जज ही हैं बस। ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ FIR ਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈ, ससुरालियां ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ है? देखिए अभी ये वाले जो FIR है ना, इन पे तो ये वो चीज़ नहीं है। हम किसी को अगर बोले ना कि जी, हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे पे ये जो पर्चे, हमें पता है ना कि जंग के, बगावत के, गद्दारी के, हमें पता हमने कौन सी गद्दारी की अपने मुल्क से, हमने कौन सी बगावत की है। अपनी मर्जी की बात करना, अगर बगावत है तो बस फिर ठीक है, अपनी मर्जी की बात की और करते रहेंगे। बागी तो फिर हम यही हैं, बड़े प्राउड बागी हैं। और कभी अल्लाह का शुक्र है किसी ने, लोगों ने बहुत इज्जत दी, क्योंकि सबको पता है झूठे केसेस। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਕਿੰਜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਸਮੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤਗੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਸੀ? हम सियासतदान नहीं थे ना, तो हमने ये चीज़ें हमारे लिए, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे इसलिए इस चीज़ में मुश्किल नहीं लगी कभी, क्योंकि मेरी ऐसी नेचर है कि अगर आप मुझे किसी चीज़ से, मतलब होती है हर किसी की कमियां भी होती हैं, खामियां होती हैं सब में। मैं बाय नेचर ऐसी हूँ, अगर आप मुझे किसी चीज़ से मना करेंगे ना तो मैं उस पर इरिटेट होती हूँ। फिर मुझे होता है मुझे वो करनी है कि मेरी मर्जी, आप मुझे कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। तो जब हम जेल में थे तो हमें पता था कि, मुझे पता था कि मैं अपने बोलने की वजह से जेल में हूँ। मैंने कहीं आग नहीं लगाई है, मैंने किसी को मारा नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, मैं अपने बोलने की वजह से जेल में हूँ, मैं फरमाइशी जेल पे हूँ। तो फिर मुझे था कि चलो ठीक है, फिर अगर आपको हमारे बोलने से मसला है तो फिर आप मुझे चुप करवा के दिखाएं। तो मैं तो जेल से भी लेटर लिखती रहती थी सारा वक्त, बाहर भी निकलती तो बोलती रहती थी। फिर डॉक्टर
यास्मीन ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मैं कहूँगी कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें जेल में वो मिली। वो एक बहुत 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 अच्छी टीचर है, वो आपको इतना अच्छा गाइड करती हैं, इतना कॉन्फिडेंस देती हैं कि कभी, एक तो वैसे मैं खुद ही ढीठ हूँ और ऊपर से वो भी थी, तो वो इतना सपोर्ट करती थी। और जेल की जो बाकी खवातीन थी उनको ऐसे लगता था जैसे हम वहाँ मेहमान हैं, कहीं गलती से आ गए हैं, पता नहीं ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो वो हमें एक अलग तरीके से, वो हमें एलियन समझती थी वहाँ पे जो दूसरी खवातीन थी, तो काफ़ी इज्जत करती थी वो तो हमारी। खैर बड़ी खुशी खुशी हमारे काम भी कर देती थी, तो उनकी तरफ से हमें कभी मसला नहीं हुआ। अच्छा, बाकी भी क्योंकि हमारे पे इतने मुश्किल हालात थे, तो हम एक दूसरे के साथ, हमने लाहौर वाला टाइम हमारा इसलिए थोड़ा बेहतर गुजर गया क्योंकि हम साथ थे। हमारे लिए असल मुश्किल हुई जब मुझे और आलिया को इन्होंने सरगोदे लेकर गए या गुजरांवाला लेकर गए, फिर हमें अलग अलग सेल में रखते थे सारा दिन, वो भी अकेली मैं भी अकेली। वो टाइम हमारे लिए मुश्किल था। लाहौर में तो हम आपस में काफ़ी लोग थे ना, हम PTI की काफ़ी खवातीन थी, तो हमारा आपस में अच्छा टाइम गुजर जाता था। तो इधर इतनी मुश्किल नहीं हुई लाहौर में, बाकी जगह काफ़ी मुश्किल हुई हमारे लिए। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਆ ਕੈਚ ਜਦੋਂ ਤਨਹਾਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਥੀ ਜੇਲ ਮੇਂ ਵੀ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? नहीं, कोई शरारत दसो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। मैं ना जेल में भी सबको बहुत तंग करती थी, तो हमारे साथ एक फ्रेंड ही थी हमारी, PTI की थी, तो उनके बच्चे ज़ाहिर छोटे थे, तो वो रोती थी उनको याद कर करके। तो और क्योंकि मेरी वजह से सब डरते थे, क्योंकि मेरा बार बार अरेस्ट हो जाता था, तो उनको लगता था ये सिलसिला तो कभी ख़त्म ही नहीं होना ना। तो वो रो रही थी एक दिन बैठी हुई, और मैं भी काफ़ी सीरियस उसके साथ मुँह बनाकर बैठी हुई, तो मुझे कहती है सनम ये हमें छोड़ देंगे ना। मैंने बोला तू गाजर है? कहती है क्या है? मैंने बोला तू गाजर है? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा तेरा मुरब्बा थोड़ी डालेंगे, छोड़ देंगे तुझे। अरे तो वो रो रही थी, तो वो रोते रोते हंसने लगी, कहती है तुम क्या पागल हो। मैंने बोला तो तुम मतलब अभी मैं क्या बोलूँ तुम्हें, ऑब्वियसली छोड़ देंगे। तो हम वहाँ पे ऐसी काफ़ी शरारतें करते थे। जब कभी चीखें लगने लगती थी सनम सनम, तो मुझे लगता था कि किसी चक्की में जो है ना वो छिपकली आ गई है, तो मुझे कत्ल करने के लिए बुलाया जा रहा है उसका। अच्छा, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ छिपकलियां मारन ਦਾ जॉब ਤੁਸੀਂ संभाल ली। मेरे पास ही था। बाकी सारी खवातीन तो बिल्ली देख के भी डर जाती थी, बेचारियों पे दहशतगर्दी के 10-10 बच्चे हैं और वो बिल्ली देख के भी चीखें मारती थी। तो वो फिर मैं उनकी खिदमत के लिए जाती थी वहाँ पे चक्कियों में। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚਸ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ छिपकलियां काकरोचेस जानबूझ के छड्डे जाते हैं या आ जाते हैं? वो छड्डे तो नहीं जाते, पर वो जेल इतनी गंदी होती है कि आप मैं बताऊं, जेल में जिन चक्कियों में हमें रखा हुआ था उनके हालात ऐसे थे कि आलिया एक दिन उस चक्की में खड़ी थी, तो वो ऊपर से उसका सीमेंट उतर के उसके साथ गिर गया छत पे से नीचे, बहुत अच्छा खासा पीस सीमेंट का। और मैं बोली थी शुक्र आप थोड़ी सिद्धत, नहीं तो ये आपके सर के ऊपर गिर जाना। अच्छा, जेल ਦੀ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਕੀ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਸੀਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਕੀ वाकई ਹੁੰਦੀ है? नहीं, पहले आजकल भी ये आटा पीसा जाता है? नहीं, वो पहले जमाने में होता था। एक्चुअली उनका नाम ये इसलिए था क्योंकि जिनको सजाए मौत होती थी, जिन खवातीन को, वो उनकी चक्कियाँ थी। अच्छा। तो हम, क्योंकि वो 4 चक्कियाँ थी उनके लिए, तो हम जितनी खवातीन थी PTI वाली शुरू में काफ़ी ज़्यादा थी, तो उन्होंने एक चक्की में वो 6 रखी हुई थी, उन्होंने उन चक्कियों में हमें लहदा रख दिया था, वो बाकी खवातीन के साथ नहीं रखा हुआ था। यानी कि तन्नू सजाए मौत वाली चक्कियों में रखा हुआ, तो वो एक्चुअली हमें पता भी नहीं था वो सजाए मौत वाली चक्की हैं। हमारे जो हमारी मुशक्कतियाँ थी, जो हेल्पर थी हमने रखी हुई, वो एक दिन मुझे तंग कर रही, मैं उसको तंग कर रही थी एक्चुअली। बेसिकली वो सब्जी बना रही थी, तो मैं उसको तंग कर रही थी। मुझे कहती है तू बाज आ जा। तो मैंने बोला तू क्या करेगी, तू मुझे चक्की बंद करवाएगी? मतलब वहां पे जब खवातीन लड़ती हैं ना, तो वो उनको पनिश करने के लिए चक्कियों में बंद कर देते हैं। तो बोलती है मुझे ऐसे देख के, तू कितने पागल थे नहीं? मैंने बोला क्या मतलब? कहती जिथे तू रहनी है ना वो चक्कियां ही ने, वो मौत दी चक्कियां ने। मैंने बोला अच्छा, हम मौत की चक्कियों में रहते हैं? कहती तो और वो क्या है, तुम लोग बैरक्स में थोड़ी रहते, तुम चक्कियों में रहते हो। तो तब हमें पता चला अच्छा ये मौत की अलमशहूर चक्कियां। और पहले तो हमें लगा था कोई मतलब हमें ऐसे कोई गंदी सी जगह, बहुत गंदी चक्कियां थी वो। तो ਇੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮਤਲਬ ਏਡੀਆਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਇੰਨੀ क्रिटिकल सिचुएशंस, हाउ इज इट पॉसिबल? जब जितनी देर तक हम जेल के अंदर रहते थे उतनी देर तक तो हम सेफ थे ना, हमें पता था कि यहाँ से तो गायब नहीं हो सकते अभी हम। और सबसे ज़्यादा अरेस्ट मेरा ही हुआ, क्योंकि मेरी जब जिस वक्त जमानत होती थी उस वक्त वो बाहर जेल के मौजूद होते थे, या तो मैं कोर्ट से ही गिरफ्तार हो जाती थी दोबारा। इस पर मेरी फैमिली ने बहुत ड्यूटी दी, वो बेचारे बहुत कोशिश करते थे। मेरी फैमिली 3 गाड़ियों में होती थी। मेरा भाई, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी और मेरे चाचू वगैरह सब अलग अलग गाड़ियों में होते थे कि ये जिस तरफ से भी लेके निकलेंगे हमने फॉलो करना। ससुराल वालों कोई नहीं आता? मेरे हस्बैंड होते थे ना, वो तो बाद में अरेस्ट हुए थे बेचारे, उनको इसी चक्कर में गिरफ्तार किया था कि ये पीछा करते हैं। मेरे अब्बू को तो कर नहीं सके ना, पीपल्स पार्टी सपोर्टर थे। हाँ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ही 180 डिग्री अपना लिया है। यही मसला ना कि ये चीज हजम नहीं हो रही ना, ये वो नस्ल दर नस्ल चल रहा था ना, बाप दादा पर दादा, और आगे बच्चे चेंज हुए हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना अभी कि बच्चों ने अपनी मर्जी से कैसे लीडर चुननी है, तो हमने तो चुने हैं ना। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ? एक्चुअली जब हमारे पहला री अरेस्ट भी मेरा ही हुआ, पहला अरेस्ट भी मेरा था, पहला री अरेस्ट भी मेरा ही हुआ, तो उस पर काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया। तो फिर खबर सब लॉयर्स ने भी यही सजेस्ट किया कि अभी आप लोग जमानतें ना कराएं। लॉयर की तो मैं क्या बात करूं, हम कोर्ट में थे, मैंने जज साहिबा को कहा कि क्या मजाक है, तमाशा है, मतलब ये मैं कोई तीसरी चौथी बार अरेस्ट हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो फिर आप ना जमानत कराएं ना, आपको पता तो इन्होंने नहीं जाने देना, आप जमानत ना कराएं। तो मैंने उनको इतना हैरान होकर देखा कि आपको चाहिए, आप इनसे पूछेंगे कि किन बेस पे मुझे बार बार अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे कह रही मैं जमानत ना कराऊं। तो फिर हम गए तो मुझे डॉक्टर यास्मीन ने एक दिन बुलाया, बल्कि अभी वो कोर्ट में हम 2 दिन पहले मिले हैं, तो वो सबको उमैर नियाज़ी साहब की वाइफ आई हुई थी डॉक्टर साहबा से मिलने, डिप्टी स्पीकर साहबा भी आई हुई थी। तो वो कहने लगी कि डॉक्टर साहबा मुझे ना जेलसी होती है सनम से ना, ये आप हर वक्त इसकी इतनी तारीफें क्यों करती हैं और ये आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है? अच्छा। तो डॉक्टर यास्मीन कहने लगी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैंने इसको कभी शिकवा करते नहीं देखा, मैंने इसको कभी रोते नहीं देखा, मैंने इसके मुंह से कभी नहीं सुना ये क्या हो गया, ये किसकी वजह से फंस गया, ये हो गया। और दूसरा, इसने ये जितना कुछ किया ये इसने मेरी वजह से किया, मुझे ये हमेशा रहेगा। क्योंकि जब खवातीन सारी अपने लॉयर्स के मुताबिक, उनकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था कि अब जमानतें नहीं करानी क्योंकि आप अरेस्ट होंगे दोबारा और बाद में इतने केस कौन देखेगा, तब मैंने इसको बोला कि अगर तुम में हिम्मत है, तुम मुकाबला कर सकती हो तो अपनी जमानतें जरूर करवाना, क्योंकि ये तुम्हें बार बार अरेस्ट करेंगे, जितनी बार ये तुम्हें अरेस्ट करेंगे उतनी बार एक्सपोज होंगे, क्योंकि इनके पास है कुछ भी नहीं। तो ये अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे कि ये सिर्फ हमें जेलों में रखने के लिए, ये अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने साबित किया कि वो एक तजर्बाकार सियासतदान है, और एक्चुअली यही हुआ। मैंने जितनी बार अपनी जमानत कराई ये उतनी बार एक्सपोज हुए, जितनी बार मुझे अरेस्ट करते गए, डिफरेंट शहरों के केसेस करते गए, उतना ही मेरे केसेस वीक करते गए। अच्छा। तो मैंने ये उनका मशवरा माना। उन्होंने मुझे कहा कि आप लिटन के फर्श पे सो सकती हो तो कराओ जमानतें, क्योंकि जितनी बार मैं अरेस्ट होती थी, हमें लिटन थाना लेके जाते थे, पुलिस स्टेशन, वहाँ नीचे जमीनों पे सोना पड़ता था, फिर फिजिकल रिमांड लेते थे बार बार, जितनी देर लेते थे उतनी देर आप जमीनों पे सो। तो मैंने बोला फिर करते हैं डॉक्टर साहब, लड़ते हैं। तो इसलिए वो मुझे कहती हैं कि इसने मेरी वजह से बहुत सफर किया है मेरे कहने पे। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਮਾਂਡ, ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਤਰ ਪਏਗਾ ਐਂ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਮਾਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? अच्छा, हमारा क्योंकि मेरे तो अरेस्ट सबसे ज़्यादा हुए हुए हैं और फिर आलिया के भी अरेस्ट हुए हुए हैं, तो हमारा तो एक ही केस में 3 फिजिकल रिमांड भी हुए हैं, एक केस में 3 फिजिकल रिमांड भी हमारे। लेकिन फिजिकल रिमांड का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। फिजिकल रिमांड का बेसिकली मतलब है कि हमें जो ये भी अक्यूज है, जो भी हमें फिजिकली अपनी कस्टडी में चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके। मानने का तो कोई लॉ है ही नहीं। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਟਚਿੰਗ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? देखिए, इसका मेंटल आप इसका टॉर्चर कह सकते हैं कि मतलब मुझे अगर आप मेरे से सही तरीके से बात करें तो मैं आपसे उससे भी बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगी, लेकिन अगर आप मेरे से मेरी मतलब मेरा नेचर ही ऐसे, मैं उसमें उसको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी कोई अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मुझे आप थोड़ी सी भी बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं बहुत बदतमीज हूँ। तो वो इसका, और फिर अभी ये चीज़ देखिए, या तो ये चीज़ हमें पता नहीं होती ना, अभी ये चीज़ हमें पता है कि हम आपके मुलाजिम नहीं हैं, तो अगर मुझे आप कोई बोले कि आप तो नहीं बैठ सकती, तो बेसिक आपको ये तमीज़ होनी चाहिए कि आप में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, मगर आपके दिल में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने ये सियासी मुकदमे बनाए हुए हैं, हम उसको कम से कम दिल में बुरा समझे, दिल में गलत समझे। और बहुत लोग ऐसे मिले भी, बहुत पुलिस ऑफिसर ऐसे मिले भी जिन्होंने माफ़िया मांगी कि हमारी बहनें हैं, आप स्पेशली डॉक्टर यास्मीन से वो पहले आके माफ़ी मांगते थे कि आप हमारी माँ है, हमें पता है, मगर हम बहुत मजबूर हैं, हमारी नौकरी है। हमसे बहुत लोगों ने कहा आप हमारी बहनें हैं, हमारे घर भी जाते हैं तो हमें हमारे घर वाले बड़े शर्मिंदा करते हैं, मगर हम मजबूर हैं। मगर ये सब पता होने के बावजूद भी अगर कोई मुझे बोले कि जी मैं तो यहाँ बैठ के ही आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे सामने खड़ी हो क्योंकि आप मुल्ज़िम हैं, तो मेरा बिल्कुल दिमाग घूम जाता है उसमें। ये सही गल है। अच्छा, मैंने ये दसो कि कोई सीट नहीं है, कोई पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਝੇਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਟੌਰਚਰ ਸੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਟੌਰਚਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲੈਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ?
جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ خان وہ لیڈر ہے جسے ہم نے اپنے انہیرٹ نہیں کیا اپنے پیرنٹس سے نا, وہ لیڈر ہے جسے ہم نے خود پسند کیا ہے. تو جو آپ کی پسند ہوتی ہے نا اس کو آپ آن کرتے ہیں, تو اپنے لیڈر کو ہم آن کرتے ہیں. وہ ہماری پسند ہے, آپ کو چاہے غلط لگے, صحیح لگے, اچھا لگے, برا لگے, آپ کانٹے لگائیں, آپ جو مرضی کریں, ہم نے اپنے دل پہ کانٹا لگایا ہوا ہے نا اس کا, تو ہمیں وہ پسند ہے. آپ ہمیں جو مرضی ریزنس دیں, دیکھیے پسند صحیح بھی غلط بھی ہو سکتی ہے. پسند کی آپ کے پاس کوئی اگر وجہ سے ہو تو کیا پسند ہو, پسند تو بے وجہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نا, اور ہمارے پاس تو وجہ ہیں بہت. ہم وہ جنریشن ہے جس نے چیزیں دیکھ کے یہ سب اپنا لیڈر پسند کیا ہے. آپ مجھے بتا دیں میرے لیڈر کا کوئی کاروبار ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی مل ہے, کوئی پینٹ ہاؤس ہے, کچھ ہے جو ملا ہو, تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے غلط ہے, میں نہیں, میرا لیڈر صحیح نہیں ہے. ایک واحد منی ٹریل میرے لیڈر نہیں دی ہوئی ہے نا, اپنے گھر کی میرے لیڈر نے منی ٹریل دی. اس کی جو باہر اپارٹمنٹ تھا وہ بیچ کے یہاں پاکستان لے کر آیا نا, اس نے اس پاکستان میں یونیورسٹی بنائی, شوکت خانم بنایا, اس نے لوگوں کے لیے نگر خانے بنائے, پناہ گاہیں بنائی, صحت کارڈ بنایا. اس نے آپ کو بتایا کہ ڈیمز بننے چاہیے, ضروری ہے, پانی کا مسئلہ ہوگا, درخت لگاؤ, آگے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہوگا. ایک تو پہلی بات میں ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ نہیں جین ਦਿੰਦੀ. بس پرابلم یہ ہے نا کہ جب ہم اس کا جواب پھر اسی زبان میں دیتے ہیں تو پھر ہم پہ بڑے بدتمیزی کے ہمیں سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں کہ جی یہ بدتمیز بنی ہے. پھر اگر آپ نے پرسنل لائف پہ بات کرنی ہے تو مجھے بتائیں کون سا لیڈر ہے جس کی پرسنل لائف جو ہے کسی صوفی والی ہے یا بڑی کوئی نیک ہے. ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے, تو اگر آپ نے پاس پہ ہی بات کرنی ہے تو پھر اسی پہ کر لیتے ہیں, پھر کریکٹر پہ بات کرنی ہے تو پھر اسی پہ کر لیتے ہیں. پھر تو ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے نا, کیونکہ پھر یہاں پہ نیک تو کوئی بھی نہیں, تو سبھی پھر ایک جیسے ہی ہیں یہاں پہ. تو ابھی آپ نے جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کا اپنے ویژن دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا وہ اپنے ملک کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہے. جب میرا لیڈر تھا کووڈ جیسے مشکل حالات میں بھی وہ پاکستان کو گروتھ ریٹ کو 6% پہ لے کر گیا. کیسے لے کر گیا؟ جادو تو نہیں تھا نا اس کے پاس, کیونکہ ایماندار تھا, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. اس کے کوئی اپنے کاروبار نہیں تھے جو اس نے بڑھانے تھے, اس کی نیت اس ملک کے لیے ٹھیک تھی. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈر ہے نا اس کی آپ نے قابلیت پہ بات کرنی ہے, جو اس کی لیڈرشپ کوالٹی ہے اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. اور خان دیکھیں وہ ہمیشہ لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے. پی ٹی آئی ایک واحد پارٹی ہے جس کو سب سے زیادہ خواتین سپورٹ کرتی تھی, فیملی سپورٹ کرتی ہیں, جس نے مڈل کلاس لوگوں کو اٹھایا, جس نے مڈل کلاس لوگوں کا پالیٹکس میں انٹرسٹ ڈیولپ کیا, جس میں آپ جتنے ابھی آپ کے پی میں بھی دیکھ لیں جتنے بڑے لیڈرز ابھی جو آئے ہیں سامنے سب لڑکے مڈل کلاس ہیں. اور کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ آپ ہمارا کچن چلا دیں, آپ ہمیں فنڈنگ دیں تو پھر آپ کو یہاں پہ پوزیشنز ملیں گی, عہدے ملیں گے. ابھی پارٹی میں جتنے لڑکے اور یا جتنی خواتین کام کر رہی ہیں وہ سارے مڈل کلاس فیملی سے. ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਝੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਦੇਖਿਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੇਖੀ کدے اپنے نال. ہمیں یہ اس چیز پہ بہت فخر ہوتا تھا اور ہم اس چیز پہ اتنا خوش ہوتے تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کہ جب ہم جیل میں تھے, جب ہم کبھی اپنی ہیئرنگ پہ باہر جاتے تھے تو ہمیں ہر بندہ آ کے بتاتا تھا کہ خان اپنی بات بعد میں پوچھتا ہے, وہ پہلے پوچھتا ہے بتاؤ میری خواتین کا کیا کیا ہے, میری خواتین ابھی تک باہر آئی ہیں نہیں آئی ہیں, ان کا کیا ہو رہا ہے. ہمیں جتنی بار جس شہر میں اریسٹ کیا گیا خان نے بولا کہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں, دیکھو ان بیچاریوں کو جگہ جگہ شہر لے کے جا رہے ہیں, یہ خواتین کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. تو مجھے اس چیز پہ بہت فخر ہے کہ ساری پارٹیز ہمیشہ خواتین کی کریکٹر اسیسنیشن کرتی نہیں ہے. واحد ایک میرا لیڈر ہے جس نے ہمیشہ خواتین کو رسپیکٹ دی ہے, ان کو بولا ہے, موٹیویٹ کیا ہے اور ان کو پروموٹ کیا ہے, اور ان کو انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ آپ لوگ آگے آئیں پالیٹکس میں. ایک واحد پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے جنہوں نے خواتین کو بہت 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 اپریشیٹ کیا ہمیشہ, میرے لیڈر کی وجہ سے نا. ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ? ایکچولی نا اگر آپ کو ایسے جھوٹ بولنے ہو نا تو پھر آپ کو اپنے جو مخالف ہوتے ہیں نا ان کو انہی جیلوں میں نہیں رکھنا چاہیے. اب ہم انہی جیلوں میں رہ کے آئے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیل میں جائیں نا تو آپ کو وہ پہلا سیل ہی ان کا دکھاتے ہیں کہ مریم بی بی صاحبہ یہاں رہتی ہیں. اچھا اچھا. تو وہ جو یہ جھوٹ جو ہے نا کہ جی میں موت کی چکی میں رہتی تھی اور میں فرائی پین سے کپڑے, وہ خواتین بولتی ہیں کہ اس کے کپڑے روز باہر سے استری ہوتے آتے تھے, اس کے لیے ڈاکٹر روز باہر سے آتا تھا, اس کا کھانا گھر سے آتا تھا, ہم مشقتیاں تھیں ان کی, ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہوتا تھا یہاں پہ. ایون یہ جب جیل میں تھی تو ان کی اتنی چلتی تھی جیل میں قیدی ہونے کے باوجود کہ انہوں نے بولا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کون سی ملزم ہے اور کون سی قیدی ہے, تو جو قیدی خواتین ہیں ان کا یونیفارم کریں, یہ کیا ساری کلر کپڑوں میں گھومتی ہیں. اور وہ قیدی خواتین ان کو اتنی بددعائیں دیتی ہیں وہاں پہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے خواتین کو شوق ہوتا ہے رنگوں کا, کلر کپڑوں کا, ان کو اب وائٹ یونیفارم پہننا پڑتا ہے. تو وہ بولتی ہیں کہ یہ آ کے ہمارا یونیفارم کروا کے گئی تھی. اس کی اتنی اتھارٹی تھی جیل میں قید میں ہونے کے باوجود کہ اس نے وہاں پہ قیدیوں کا یونیفارم کروایا,
आया तो आपको लगता है कि वहाँ पे अपने कपड़े फ्राई पैन से खुद इस्त्री करती होगी। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पहली तो बात ये ना कि उन बेचारों को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी है कि उन्हें ये लगता था कि ये केसेस में हमें अरेस्ट करके वो हमारी कोई जलालत कर पा रहे थे। बेसिकली वो ये अपनी जलालत कर रहे थे। मुझे एक दिन कहने लगे आप क्यों नहीं लिख के देती हैं, आप क्यों नहीं आती हैं, ये आपको बलूचिस्तान लेकर जाएंगे। तो मैंने बोला ले जाएं। तो कहते हैं आपको पता है वहाँ पे कितनी सर्दी होती है, और ये वो दिसंबर जनवरी था मेरे ख्याल से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ गर्मियों में नहीं मरे जेल में, सर्दियों में नहीं मरे तो वहाँ की सर्दियों में भी नहीं मरेंगे। तो कहते हैं आपको पता कितना सफर है? मैंने बोला जितना भी सफर है इतना मुझे पता है कि 4 गाड़ियां आपकी भी आगे जाएंगी, 4 पीछे, 8 गाड़ियां आपकी भी जाएंगी साथ मेरे, तो मैं अकेली नहीं जलील होंगी, अल्लाह के फजल से आपकी 8 गाड़ियां मेरे आगे पीछे जलील होंगी। अच्छा। तो हम तो चलो 1-2 जने ही जाते थे ना, इनकी पूरी फिर इतना हौसला ज़र्फ भी नहीं था कि हमारा टॉर्चर तो खैर क्या ही कर सकते थे, इतने बेचारों का नहीं था कि हमें कोई कुछ हो जाए। तो 8-8 मुलाजमों की तरह गाड़ियां लेके आगे पीछे घूमते थे, तो हमारे साथ खुद भी जलील होते थे बेचारे, वो खुद बड़े तंग होंगे ये कब जान छोड़ेंगी। ਅੱਛਾ, ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਇੰਗ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? पॉलर ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ? हर जेल में पॉलर होता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो NGOs होती हैं वो वहाँ पे उन्होंने पॉलर्स बनाए होते हैं, और वो ट्रेनिंग देती हैं खवातीन को वहाँ पे। कि मरियम बीबी ने तो नहीं बनवाया सी? नहीं मरियम बीबी ताकि मेरे बाद नहीं NGO बेस्ड होते हैं वो वहाँ पे, टेफ्टा वालों के, वो सिखाते हैं ताकि खवातीन बाहर जाएं तो दोबारा क्राइम नहीं करे, वो कोई जैसे पढ़ी लिखी खवातीन। अच्छा, हुनर वास्ते जी सिलाई भी होती है, फिर वो आपको बाल बनाने के और मेकअप के ये सब आपको सिखा के फिर सर्टिफिकेट्स देते हैं ताकि आप बाहर जाके अपना काम कर सकें, दोबारा क्राइम नहीं करें। तो हर जेल में। ਤੇ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? आपको पता है बड़े महंगी सर्विसेज देते थे वो वहाँ पे। तो एक फेशियल करते थे तो वो तो बाहर वाले रेट ही रखे हुए थे उन्होंने। हमें वो एक फेशियल, या फिर वो हमसे ज्यादा पैसे मांगती थी। जेल की सुपरिटेंडेंट जो थी फीमेल, वो हमें बोलती थी तो आप लोगों ने जेल का बेड़ा कर रखी है, आप लोगों ने इतने पैसे आप लोग उड़ाते हैं यहाँ पे। पैसे आंदे कित्थों सी? हमारे तो घर से आते थे ना। अच्छा, जितना पॉकेट मनी मेरे तो अब्बा जी ने इतने पैसे उड़ाए हैं कि मैंने उनको गरीब किया है। वैसे पॉलर दी सर्विसेज दे उत्ते तकरीबन कितना खर्चा हो गया सनम जावेद दा? नहीं, मुझे एक्चुअली आदत नहीं थी अपनी ये सब पॉलर शॉलर की ये चीज़ें कराने की, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ ये क्रीम्स वगैरह और ये सब के मुझे फिर भी कोई अंदाज़ एलर्जीज हो जाती है। इतना टाइम गुजारा है, पर मैं सबको देख रही होती थी कि सारे बैठे हुए हैं कि मतलब अच्छा, ये मैं फिर उनसे पूछती थी ये क्रीम्स कौन सी वाली हैं, ये मतलब ये सही ब्रांड है ये वो। तो होर केड़ा हुनर सिखाया जाता सीरियल? वो एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं, सिलाई भी सिखाते हैं, इस सब चीज़ें सिखाते हैं। हाँ जी, वो भी बनाते हैं, वो पेन बनाते हैं बीड से, और वो ब्रेसलेट्स बनाते हैं, एंकलेट्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਤੇ हैं। ਯਾਸਮੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ नेटफ्लिक्स मिल जाए तो ਇੱਥੇ ही मौज। एक्चुअली ना डॉक्टर साहिबा को मुझे कोरियन सीरीज बहुत पसंद है। अच्छा। तो हम एक दिन ऐसे जनरली बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहिबा कहने लगी कि मैं कोरियन सीरीज बहुत देखती थी। मैंने बोला अच्छा, मुझे भी डॉक्टर साहिबा बहुत पसंद है। डॉक्टर साहिबा कहती इसीलिए तो मुझे इतनी अच्छी लगती हो। तो मैंने बोला अच्छा चले डॉक्टर साहिबा कितना मजा है। डॉक्टर साहिबा कहती हाँ बस ये मुझे यहाँ नेटफ्लिक्स लगा देना तो आसानी हो जाए वैसे मेरे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं देखती थी, कोई फिल्म नहीं देखती थी, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ टॉक शोज देती थी, वो रात में लगते थे, तो सारा दिन उनको कुछ समझ नहीं आती थी, वो सिर्फ बुक्स पढ़ती रहती थी। तो हम तो कोई हम में तो कहती हूँ हमने जेल में कोई ड्रामा नहीं छोड़ा, जिंदगी में बाहर हमने कोई ड्रामा देखा नहीं और जेल में हमने कोई छोड़ा नहीं। हम सब खड़े होते थे क्योंकि रात में तो बंद हो जाती थी चक्कियां, तो हम वो चक्कियों के दरवाजे में खड़े होते थे और फिर एक चक्की से दूसरी चक्की में डिस्कशन चल रही होती थी हमारी कि अभी ड्रामे में ये क्या चलेगा और ये क्या हो रहा है, मतलब ये हमारे हालात हो गए। अच्छा ए दसो कि कोरियन सिंगर्स केड़े पसंद है? बीटीएस पसंद है? नहीं सिंगर मैंने कभी कोरियन सीरीज। अच्छा मैंने सीरीज देखी। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ बुरे हालात बीत रहे हैं ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਘਰ 'ਚ? बच्चे, मेरी अम्मी ने उनका बहुत ध्यान रखा। मेरी अम्मी बल्कि उनको इस बात पे सबने ही बहुत ध्यान रखा क्योंकि उसके मेरे हस्बैंड भी अरेस्ट हो गए तो बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी। कितना अरसा दूर रहे बच्चियां? तो मैं 14.5 महीने और मेरे हस्बैंड 7.5 महीने। तो उनको बच्चों को फिर काफी प्रोटोकॉल मिलता था इस बात पे कि माँ बाप ने इनको कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल जो कहें बस करते जाओ। नहीं बच्चे रोए नहीं कि अम्मी अब्बू दोनों ही नहीं है? नहीं, मेरे बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, इतने रोने धोने वाले नहीं हैं। और मेरे बच्चे हैं, हाँ ये तो रोने धोने वाले तो नहीं हो सकते। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। हाँ मैं तो जी, मुझे इंटरव्यू दिखाया उन्होंने, मैं तो शॉक्ड हो गई उसको देख के। फिर मैंने देखने के बाद बोला मेरा बेटा है। तो मुझे बल्कि अम्मा आके हंसाने लगी, एक दिन कहने लगी हम कोर्ट आए हुए थे ATC तुम्हारे लिए, तो मरीम औरंगजेब भी आई हुई थी। मैंने बोला अच्छा हाँ, तो कहती है ये एकदम मेरे पास से गायब हो गया मोहम्मद। मैंने बोला पता नहीं कहाँ गया है, तो मरीम
मरियम औरंगजेब को जाके बोल रहा था चोर 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 चोर, तो उसने बोला कि देखे कि ये कौन बच्चा है, तो उसने पूछा कि ये किसका बच्चा है, तो जो साथ रिपोर्टर को रिपोर्टर खड़ा था, मामा कहती आगे तो उसको कहता है आपको क्या लगता है किसका बेटा होगा। ਅੱਛਾ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਇੰਨੀ ਹਸਮੁਖ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀ ਸੀ? नहीं कोई बिल्कुल, देखिए जब आप एक जगह इकट्ठे रहते हैं ना, स्पेशली खवातीन रह रही हूँ, एक आपने चक्कियों पे बंद किया हो, एक छोटी चक्की में 6 लोगों को बंद किया हो और बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਲਿਆ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ है गलत सुना? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे जब आप बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, तो आपका ऑब्वियसली ओपिनियन मैच तो नहीं करता ना, और हमारे पे बहुत मुश्किल हालात थे जब हर दफा बाहर जाते थे, कोई एक नई वो ये अब ऐसे हो जाएगा, अब वैसे हो जाएगा, अब ये करेंगे, फिर ये हर दफा ये दहशतगर्दी की दफात तो हम पे बाद में लगी ना, बगावत, फिर उस हिसाब से जी अब आपको ये नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था। मेरा ये मसला होता था हमेशा कि एक तो मैं ज़बान तय कराने से बाज नहीं आती थी, फिर मैं लेटर्स लिखती थी, लेटर लिखने से बाज नहीं आती थी, बोलने से बाज नहीं आते थे, तो वो फिर काफ़ी मसले होते रहते थे। किसी के घर वाले क्या चाहते थे हम खामोश हो जाएं क्योंकि फिर इसला मसले होंगे। तैयबा और मेरा मैं ये कहूँगी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उससे हो जाती हैं, इकट्ठे रहते हैं तो बहुत मसले भी हो जाते हैं। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि हमारी दुश्मनियाँ चल रही हैं जायदादों पे और कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सनम, इस सारे सिनेरियो 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਮਹਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀਕ ਲਮਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਨਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਈ, रो पई ਜਦੋਂ? नहीं, मैंने आपको बताया रोती होती नहीं, कोई लम्हा तो होएगा, बस परेशानी होती थी इस तरह के। हमारी हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती थी सिर्फ, और हमें तो पीसीओ की नहीं मिला हुआ था ना, बाकी खवातीन को मिला हुआ था। तो कभी इस तरह होता था कि जैसे कोई खबर आ जाती थी टीवी पे कि जी किसी के बच्चे इस तरह किडनैप हो गए, कोई एक दिन में बैठे नूडल्स खा रहे थे तो नूडल्स से कोई बच्चों को पता नहीं कोई मसला हो गया। अब मैं सोचती रहूँ परेशान कि मेरे बच्चे तो इतने नूडल्स खाते हैं, अल्लाह, मैं कब मामा को बोलूँ इनके नूडल्स बंद करो, कि किस तरह मैसेज भेजूँ। फिर एक दिन मैंने रात में ख्वाब देखा, मेरा बेटा बड़ा रो रहा, मैं उस पर काफ़ी मैं परेशान हुई कि पता नहीं मैंने क्यों देखा ऐसा ख्वाब कि मेरा मोहम्मद बहुत रो रहा है। तो फिर मुझे अब समझ ना आया मैं किस तरह पता कराऊँ कि मेरा मोहम्मद ठीक है। तो फिर मैंने एक वार्डन थी, उसको मैंने बोला कि अगर आप काइंडली मेरे घर कॉल करके मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरा मोहम्मद ठीक है। तो फिर जब अम्मा मुलाकात के लिए आई तो मोहम्मद को चोट लगी हुई थी उसके घुटने पे। तो मामा कहती है कि तुम्हें कैसे मतलब पता चला? ये गिर गया, इसको चोट लगी, कांच लगा इसके घुटने पे ना, कट लगा, तो मतलब ये बहुत रोया ना, इसको काफ़ी चोट लगी। तो मैंने बोला पता नहीं, बस मेरा दिल परेशान हुआ। अच्छा सनम साहबा, बेटे का नाम मोहम्मद जी, ते बेटी का नाम की? जुनाश। मतलब की है सजदा करने की जगह, माशाल्लाह, पाक जगह। अच्छा हाँ, बेटी मेरी कभी बाजू फ्रैक्चर हो गया, वो भी मुझे हाँ, बताया ही नहीं। आने लगी सी कि पता चलिया बाजू फ्रैक्चर हो गया, तो फिर उदो वो तो मुझे पता ही नहीं था। मैं जब कोर्ट हेयरिंग के लिए गई तो अम्मा मुझे हर दफा कहीं गर्मी बहुत है बच्चे इसलिए नहीं आ रहे। अच्छा। तो मैं कहूँ इतने बदतमीज बच्चे हैं मेरे, इनको शर्म नहीं है? अम्मा जेल में एक दफा हफ्ते में बाहर आना होता है तो ये उस पर भी मिलने नहीं आते, गर्मी लग रही है बच्चे पुल गए। हाँ, तो मैं कहूँ अच्छा अम्मा के फिर वो बहाने से मोहम्मद को भी ना लेके आएंगे, ये अगर ये आएगा वो उसका ज्यादा पूछेगी कि सोनी क्यों नहीं आई। तो फिर मैंने मुझे एक दिन हम कोर्ट जाते हुए एक लड़के ने मेरे साथ, हमारी जिनके साथ ड्यूटी होती थी ऑफिसर की, उसने मुझे पूछा कि आपकी बेटी अब कैसी है? तो मैंने बोला मेरी बेटी को क्या हुआ? बोलता उसकी बाजू टूटी है ना। तो मैंने बोला है मतलब वो, तो मैंने कहा शटर सब कुछ। मैं उसको हैरान परेशान देखूं, मैंने अब मेरी बेटी की बाजू टूटी है? तो कहता हाँ मैंने आपके अब्बू का इंटरव्यू देखा है। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं कोर्ट गई तो अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं अब तो ठीक है ना, वो मैं तुम्हारी वीडियो कॉल पे बात कराती हूँ। तो फिर मैंने वीडियो कॉल पे बात की, खैर जज से बड़ी डांट पड़ी उस बात पे। मैंने कहा कि जी मैडम मेरे बेटी का मुझे पता चला था। तो उन्होंने बोला अच्छा चलें आप पहले इजाज़त लिया करें। तो फिर खैर वो मैंने डॉक्टर यास्मीन को जाके पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया नहीं। डॉक्टर यास्मीन कहती तुमने क्या करना था, तुम यहाँ बैठ के परेशान ही होती। फिर तैयबा ने भी बोला हाँ यार हम सबको पता था तो हमने नहीं बताया तुम्हें ना कि तुम परेशान होगी, तो बाकी सबको पता था सिर्फ मुझे नहीं पता था। अच्छा सनम जावेद, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ केपी हाउस ਵੀ ਰਹੇ जी, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿੰਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ मिलिया? बेसिकली ऐसा हुआ था कि जब मेरा ये इस्लामाबाद से बेसिकली हाई कोर्ट से हमें फाइनली हमारी जान छूटी। जब एक तगड़े जज के पास हमारा केस गया तो मेरी जान छूटी फाइनली। लेकिन उसके बाद फिर मेरे अब्बू को किसी ने ये इन्फॉर्म किया कि अब की बार ये केस नहीं करेंगे, अब की बार ये अबडक्ट करेंगे ना, ये गायब करेंगे, तो आप जरा थोड़ा कॉन्शियस रहें। आलिया के लिए भी यही था और मेरे लिए भी यही था। तो फिर मेरे अब्बू ने सबको कांटेक्ट किया, असद उमर साहब को,
बाकी इधर उधर हर जगह कांटेक्ट किया. तो फिर हम पहले MNA लॉजेस गए थे, असद साहब के लॉज में. लेकिन वही हुआ, हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे भी बाहर रैकी हो रही थी और एजेंसीज वाले घूम रहे थे और वीडियोस बन रही थी हर आ जाने आने वाले की. फिर वहाँ से उन्होंने मुझे निकाला रात में, रेस्क्यू किया सबने, और वो मुझे KP हाउस लेकर गए कि ये सेफ है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकेगा, तो आपने यहाँ पे रहना है. फिर जो मेरे लॉयर अली, उन्होंने बोला कि जब तक ये हर चीज़ हमें रिटर्न नहीं देंगे ना, हम इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये जब तक हमें लिख के नहीं देते हैं ना हर चीज़ में कि अब तुम्हें किसी चीज़ में गिरफ्तार नहीं करेंगे, बलोचिस्तान नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सब खुद पेश हुए थे, उन्होंने बोला था कि जी बस आप इस जज के सामने से केस वापस ले लें, अच्छा, तो अब हम इनको अरेस्ट नहीं करेंगे. तो फिर उन्होंने बोला कि जब तक ये हर केस में मुझे रिटर्न नहीं देते हैं तो तब तक तुमने इस KP हाउस से बाहर नहीं निकलना. तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे मेरे लिए कि ना कोई मुलाकात के लिए आएगा, ना ये बाहर जाएंगी, और जो आएंगे वो बता के आएंगे, उनका पता होना चाहिए ये कौन है कौन नहीं है. तो वो मोस्टली मुझे लॉयर ही मिलने आते थे, कदीर या फतेह या ये लोग, या मेरी फैमिली होती थी, या कोई जो बहुत कोई MP या MNA इस तरह होते थे, तो वो आते थे सिर्फ. बाकी अलाउ ही नहीं था कि क्योंकि खतरा था. KP हाउस के बाहर भी गाड़ियां घूमती थी. अच्छा, इमरान खान साहब ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? हाँ, मैं 3 दफा गई हूँ. अच्छा, वो बोलते हैं जिसको नहीं मिलने देना. ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? वो बोलते हैं जिसको नहीं मिलने देना. अच्छा, मिले ही नहीं, गए ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? 3 दफा गई और कोर्ट ऑर्डर लेके गई, इसके बावजूद नहीं मिलने देना. कदे उधरों पैगाम आया सनम वास्ते स्पेशली कि यू आर डूइंग ग्रेट, या कोई भी अप्रिसिएशन? हाँ जी, मुझे 2-3 बार हमारे क्योंकि लॉयर्स जाते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि खान ने कहा कि उसको बताना कि उसकी बहुत हिम्मत है, वो बहुत हिम्मत वाली है. मेरी अम्मी को जब खान साहब मिले थे, उन्होंने बोला सनम को कहिएगा कि वो बहुत बहादुर है. तो फिर उसके लिए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है. फिर जब हमारा ये नॉमिनेशन पेपर्स का हो रहा था रिजर्व सीट्स वाला, तो खान साहब ने मैसेज भेजा था कि सनम से कहिएगा, उससे पूछिएगा, वो जिस जगह भी जाना चाहती है उससे पूछ के उसका नाम लिखिएगा. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. ਅੱਛਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਡगर ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ? देखिए, हमने खान के अलावा कभी सोचा ही नहीं है, माइनस खान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास. लेकिन अगर आप बोलें कि खान के फॉर एग्जांपल साडे कोल एक सिचुएशन आ जाए कि चलो यार ऐसी सिचुएशन हम सोचते ही नहीं है ना. आप ये बोलें साडे शो नहीं सोचो जरा, आप ये नहीं, आप ये बोलें कि जी खान. अच्छा, फॉर एग्जांपल खान साहब ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? देखिए, खान के बाद हमारा हम ये नहीं सोचते. खान के अलावा आप बोलने कि सेकंड नंबर पे मुझे कौन पसंद है, मुझे मुराद बहुत पसंद है, मुझे मुराद सईद बहुत पसंद है. मैं तो ये हमेशा बोलती रही हूँ. जब हम जेल में भी थे तो मुझे सब ये बोल रहे थे वो सबसे मोस्ट वांटेड बंदा है, वो सबसे खतरनाक बंदा है, तुम उसके बारे में ना बोला करो. अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी बराबर ही जेल काट रहे हैं, बहुत डिसेंट है. की कॉम्प्लीमेंट है थोड़ा. शाह साहब हमें मिले, बोलने लगे बाहर क्या हालात हैं भाई? तो मैंने बोला शाह साहब बाहर तो बहुत बुरे हालात हैं भाई, बाहर तो जो लोग जा रहे हैं उन्होंने क्या चलो अंदर ही रहने, अंदर बेहतर नहीं. एक्चुअली उन्होंने ये बोला. बोलते क्यों, बाहर क्या मसला हो रहा है? मैंने बोला खान साहब, शाह साहब 14-15 महीने जेलें काट के जा रहे हैं, लोगों को फिर भी साबित करना पड़ा है कि भाई गद्दार नहीं और ढीले नहीं और ये नहीं. बोलते हैं इसका मतलब है फिर अंदर ही हालात ठीक है. मैंने बोला फिलहाल तो मेरे ख्याल से अंदर ही ठीक थे. तो वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, बड़े प्यार से हम लोग जाते हैं. हमारा कोर्ट ट्रायल होता है तो ये सब भी एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद, उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर साहिबा, ये लोग बहुत प्यार, हमें बहुत प्यार करते हैं. अच्छा, सनम जावेद दियां एज ए गर्ल, एज ए लेडी 3 ਈਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਉਹ भिजवाए किसी ने, यूज लगाए तुसी, या बस सादगी नाल? अच्छा, मुझे ये चीजें पसंद भी बहुत है. मतलब मुझे ये मेहंदी, चूड़ियां वगैरह बहुत पसंद है. मेरी अम्मा को पता है, तो मेरे घर से तो इतना सामान आता था कि मैं अम्मा को कभी सोचती थी आपको क्या लगता है मैंने अंदर कोई शॉप खोली, बुटीक खोली है. सब याद आ गए, कहते होंगे कि जेल मेरा ससुराल है. सनम का भी आई हाल सी, ऑलमोस्ट अम्मा जी भेज रहे हैं. मेरी अम्मा को लगता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी जेल में खुश रहे, कोई ये ठीक रहे, कि कोई ज्यादा दुखी ना हो, ये परेशान ना हो. हालांकि मैं उनको कभी परेशान होकर नहीं दिखाती थी. मुझे पता था मेरी अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है. एक दफा कोर्ट में बेहोश भी हो गई थी, बीबी बहुत शूट कर गया था. तो मैं हमेशा दांत निकालती ही जाती थी कि अम्मा हम ठीक है. शूट कर गया सी मेरी अम्मी का ना, उनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है. अच्छा, तो वो कोर्ट में बेहोश हो गई थी एक दफा. तो मैं इसलिए हमेशा हंसती जाती थी कि अम्मा सब ठीक है, अम्मा हम बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है. इसके बावजूद उनको शक रहता था हमेशा कि नहीं ये तो बहुत परेशान है. तो वो उनको होता था मैं क्या करूंगी, ये मतलब वो कपड़े ही बेचती रहती थी और मैं उनको कहती
कहती थी अम्मा मैंने बुटीक खोलनी है अंदर, तो मेरे तो बहुत सामान आता रहता था। पर हमें आइडिया नहीं था कि जेल में ईद का क्या सीन होगा। वो तो जब हम ईद वाले दिन सुबह उठ के बाहर निकले अपनी चक्कियों से, तो वहां तो माहौल ही और थे। मेहंदियां, चूड़ियां, हील वाले जूते, फ्रॉक, लहंगे, पूरी जेल ऐसे फैंसी ड्रेस लग रहा था कि कोई पुलिस वालियां वर्दी सी सानिया वो भी फैंसी ड्रेस। बेचारियां उस दिन भी ड्यूटी वही थी नहीं उन बेचारियों का। अच्छा पुलिस वालियां ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਰਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ? जेल की जितनी भी वार्डन्स थी अंदर फीमेल सब बहुत 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 सपोर्टिव, बहुत अच्छी थी। वो बेचारी मतलब अपनी नौकरी में रहते हुए, गरीब लोग होते हैं आपको पता है, वो जितना बेचारा हमारा सपोर्ट कर सकती थी उतना करती होती थी, बहुत प्यार करती थी स्पेशली डॉक्टर साहबा से। डॉक्टर साहबा की तो बहुत इज्जत करते थे सब, और जो सीनियर स्टाफ भी था उनका डॉक्टर साहबा की बहुत इज्जत करता था। जो जेल के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ, मोहब्बत है ना, बड़ा सोना लगता है। और आपको मसला मैं बताऊं इसलिए भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि इस एज में भी उनकी जेल में तबीयत बहुत खराब रहती थी। इसके बावजूद भी क्योंकि सारी फीमेल जेल थी ना, तो किसी को कोई भी इशू होता था ना आधी रात में भी, तो वो डॉक्टर साहबा का सेल खोलते थे कि आप आके इसको देख लें, इस तरह इसको इशू हो रहा है। तो वो जाती थी, चाहे सर्दी है गर्मी है, वो अपने बिस्तर से निकल के जाती थी और पेशेंट ट्रीट करती थी। वहां पे भी अल्ट्रासाउंड करती थी, वहां पे भी चेकअप्स करती थी, वो सबको दवाइयां देती थी। अच्छा सनम, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? चेंज ये आया कि मैं बहुत बहुत अच्छे लोगों से मिली, मेरी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हुई हैं। जैसे डॉक्टर यास्मीन को मैं पहले नहीं मिली थी, नहीं जानती थी, मैं जेल में मिली उनसे, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई उनके साथ। आलिया से मेरी बस सलाम दुआ थी पहले, उनके साथ भी फिर बहुत अच्छा एक बॉन्ड बना। आयशा भुट्टा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। फ़ायज़ा है, बहुत सुमैया हैं, रूहीना है, मतलब हमारी अभी हम रात में भी सब इकट्ठे हुए हुए थे। फहमीदा, रुबीना, किसी का नाम लूँगी नहीं लूँगी तो माफ़ करें मुझे प्लीज़। तो बहुत अच्छी हमारी जेल वाली दोस्तियाँ भी हुई। जेल से बाहर भी गए तो बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी लोगों ने। अब बंदे किसी का नाम लूंगी तो बेचारे को घर से जूते पड़ेंगे, मुफ्त में बदनाम हो जाएगा। कुछ नहीं भी होगा तो बदनाम हो जाएगा। पर सबने बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मुझे सबने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार। ਖਾਵਨ ਨੇ ਤਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ? वो ये ताना मुझे मार के दिखाता ना जरा, क्योंकि यार इन्नी सख्ती, मतलब से वो एक बंदा इतना सपोर्टिव है, फिर होते तो होते हैं ना बाबा, ये मसला नहीं है कि सपोर्टिव है, वो इतना बड़ा सपोर्टर है खान साहब का। अच्छा अच्छा, मतलब मैं तो कोई सपोर्टर मतलब नहीं, he is not doing for yourself, he is doing for himself। ये तो मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। अगर आपने कोई ऐसा अपने माइंड में ये बनाया हुआ है कि वो मेरी वजह से फंस गया, वो मेरी वजह से नहीं फंस गया। जिस दिन मैं उसको कभी मैं नहीं भी जाती, मैं डेली तो जमान पाक नहीं जाती थी क्योंकि ज़ाहिर घर के भी बच्चों के भी 100 मेरे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो ये बोलता था मैं फिर जमान पाक जा रहा हूँ। ये जमान पाक ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੁੰਭਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाती थी, वही ना, मतलब कि बच्चे भी, अम्मी अब्बू भी नाल थे? नहीं, अम्मी अब्बू मेरे नहीं कभी साथ थे, ना बच्चे कभी साथ थे। हमें और मेरे हस्बैंड ही जाते होते थे बस, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा चमचा है खान साहब का, वो मेरी वजह से नहीं जाता होता था वहाँ पे, और मैं नहीं भी जाती थी तो वो डेली जाता होता था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता होता था। तो वो अब ये नहीं बोल सकते कि वो मेरी वजह से अरेस्ट हुआ, वो अपनी वजह से ही अरेस्ट हुआ है। और मेरा तो आपको पता है नंबर भी मेरे नाम पे नहीं था, वो अतीक के नाम पे है। अच्छा, तो मैंने तो सोचा पुलिस वाले को, मैंने एक दिन बोला ये नंबर मेरे नाम पे नहीं है, तो जियो फेंसिंग में तो मेरा नंबर ही नहीं आया होगा, आप ऐसा करें आप दोबारा अतीक को अरेस्ट कर लें। बोलते नहीं। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਮਚ ਥਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਨਾਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਰ, ਨਾਟ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ, ਐਜ਼ ਏ ਫੀਮੇਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? पहले तो देखें, जब ये कंपैरिजन होता है ना तो मुझे इस पे बहुत शदीद गुस्सा आता है, कंपैरिजन मरियम का कंपैरिजन होता है हमारे से खवातीन से ना, इसलिए क्योंकि मरियम बीबी जब जेल में थी तो वो अपने करप्शन के केसेस में थी। उन्होंने बोला मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर उनकी हर जगह जायदाद निकली। अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अपने पेपर्स जमा कराए थे, सिर्फ लाहौर में उनके पास 1400 किनाल जमीन थी जो उन्होंने शो की है, ठीक है ना। वो करप्शन के केसेस में जेल में थी, जो पैसे उन्होंने खाए, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने खाई, जिसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सकी, जिनका वो हिसाब किताब नहीं दे सकी। हम खवातीन को आपने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जंग, बगावत, दहशत गर्दी, रियासत पर हमला, कत्ल, डकैती, चोरी,
कौन सी ऐसी एलिगेशन है जो हम पे नहीं लगाई आपने? आपने औरतों को आधी रातों को घरों से उठाया है। आलिया को मैंने कभी सर पे दुपट्टे के बगैर नहीं देखा। जब वो जेल में आई थी उसके पैरों में जूते नहीं थे और उसके सर पे का दुपट्टा ही नहीं था उसके पास। उसको ऐसी हालत में उसके घर से उठा कर लाए थे। आपने खवातीन को ऐसे घरों से उठाया, उनके भाइयों के सामने, उनके बच्चों के सामने, कि आपने उनको दुपट्टे तक नहीं लेने दिए। अगर मरियम बीबी को जरा एहसास होता, अगर उनके साथ जेल में जरा बुरा कुछ हुआ होता तो उनको पता होता कि जेल में क्या मसले होते हैं। बेशक सियासी मुखालिफ पार्टी से है, मैंने खवातीन के साथ ये नहीं करने देना। जब हम बोलते थे ना कि हमें 8-8 घंटे प्रिजन वैन में घुमाया जा रहा है, 50 डिग्री में घुमाया जा रहा है, बोलते थे मरियम बीबी की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो खुद कॉल करती हैं कि इनको तंग करना है। तो जो जब आप एक औरत होती हैं तो आपको दूसरी औरत का एहसास होता है। सिर्फ पपियां जपियां डालने से, ड्रामा करने से, 6 कैमरामैन खड़ा कर लेके ये आप साबित नहीं करती। आपको चाहिए था आप स्टैंड लेती। आप बोलती कि डॉक्टर यास्मीन जो मेरी माँ की उम्र की औरत है, एक कैंसर सर्वाइवर है, बस बहुत हुआ इंतकाम उसके साथ, आप उसको छोड़ें। आप जब बुशरा बीबी पे इद्दत जैसा गलीज केस बना था, आप औरत होती हैं, बोलती गलत है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, ऐसे केस नहीं बनने चाहिए। अच्छा हुण ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ सनम जावेद एंड अ PTI सपोर्टर, लेकिन ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ CM ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ देखिए या कोई मशवरा? देखो जो कोई दुश्मन भी है, दोस्त, ये मशवरा देता जा सकता है ना, मशवरा की है। मेरे ख्याल से तो वो क़यामत की निशानी होगी अगर मैं किसी दिन मरियम बीबी को कॉम्प्लीमेंट दे दूंगी कोई, तो मेरे लिए तो कोई मशवरा, एक ऑनेस्ट मशवरा मैं बिल्कुल ऑनेस्ट उनको देना चाहूंगी कि जब जो अवाम है ना, आपके लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी अगर आप अवाम को बेवकूफ़ समझना बंद कर देंगी। आप अवाम को पागल समझना, बेवकूफ़ समझना बंद करें। ये इतना ड्रामा और इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना वो अकल रखते हैं, चाउर रखते हैं, उनको चीज़ें समझ आती हैं। तो ये बयानिया बनाने के लिए कि जी मैं बहुत मकबूल हूँ, आप जो कर रही हैं अपना सिर्फ मजाक बना रही हैं। अच्छा ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ट्रंप तो PTI सपोर्टर होंगे हुए? देखिए अगर हमें लोगों से उम्मीदें होती तो हम अपने मुल्क में जो बैठे हुए मालिक बन के अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं, हम उनसे ना उम्मीदें लगा लेते, हम उनसे ना राब्ते कर लेते, उनसे ना मुज़ाकरात कर लेते। पर ਤੁਹਾਡੀ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ परसेंटेज ਜਿਹੜੀ पार्टी दी है वो तकिया करके बैठे हुए। नहीं वो देखिए हम तकिया करके नहीं बैठे हुए, दूसरे डर के बैठे हुए हैं। हमारे से ज्यादा दूसरों को डर है कि ये आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ, क्योंकि जो करतूतें की हुई है वो पता है ना। तो हमें तो नहीं है कि ट्रंप आएगा तो क्या होगा, उनको ज्यादा डर है, वो चाहते हैं ट्रंप के आने से पहले हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं हम कर लें, क्योंकि वो आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। हमारा लीडर तो बार बार कहता है कि आप सिर्फ अदालतों को काम करने दें, आप जजेस को सिर्फ इंसाफ करने दें, मैं अदालतों से निकल जाऊंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अदालतों को फ्रीली काम करने दें। हमें तो यही है बस, आप अदालतों में काम करना। अच्छा जी, हुण ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ ਤੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਬਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਿਮਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि ख़वातीन जो है ना, इनके लिए सब लोगों को लगता है कि सबसे इजी टारगेट है कि जब आपको लगे कि किसी औरत जो आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रांग लग रही है और आपको लग रहा है कि हमारे लिए खतरा हो सकती है, तो आप सबसे पहले उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें और आप उसको इस तरह टारगेट करें कि ये डर जाएं। अभी आप फिर आप वो कहेंगे तो हट के गल कर दें। लेकिन अगर आप 9th में से पहले भी सारे टॉक शोज उठा के देख लेना, तो हर टॉक शो का जो टॉपिक था ना वो ये था कि ये खवातीन देखें जरा PTI की, ये इतनी नडर क्यों है, ये हर जगह आ क्यों जाती हैं, ये इतना बोलती क्यों है। आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस मुल्क की 50% से ज्यादा की आबादी खवातीन की है, वहां पे आप अपना ये कैसे आपकी ज़हनियत ये रख सकते हैं कि ये बोल क्यों रही हैं, ये घरों से निकल क्यों रही हैं, या इनकी अपनी चॉइस क्यों है, इनका क्या लेना देना है। आप हमसे सोचें कि इन्वेस्टिगेशन में हमसे ये कहते हैं कि आप तो बच्चे नहीं हैं आपके, आप तो शादीशुदा नहीं है, तो आप तो घर पे रहती हैं, आप तो ये कि आपको क्या जरूरत है। आप जब तक इस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलेंगे आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको चाहिए आप खवातीन को अपॉर्चुनिटीज दें कि भैया आप निकलें, आप अपनी मर्जी का काम करें, आपको जो पसंद है वो प्रोफेशन ज्वाइन करें। आप उनको सर्टिफिकेट मत बांटे कि जी आप क्योंकि खातून है तो आप ये नहीं कर सकती, आप ऐसे बोल नहीं सकती, आप ऐसे चल नहीं सकती, आप ऐसे पहन नहीं सकती, आप ये नहीं कर सकती। औरतों को उनकी पर्सनल चीज़ों पे टारगेट करना बंद करें सबसे पहले, उनमें कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
देखिए मुझे तो ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? देखिए अगर मैं तो हमेशा बोलती हूँ मैं उन लोगों में से जो बिल्कुल माफी पे बिलीव नहीं करती कि जिसने जो किया है ना उनको वो बताना चाहिए ताकि उनको समझ हो कि उन्होंने क्या किया है। अगली दफा करने से पहले 100 बार सोचें। नहीं, तो अगर आप मुझे पावर दें, सनम जावेद की करेगी? तो अगर आप मुझे पावर दें तो जो लोग अपनी हैसियत से बाहर पावर लेकर बैठे देखो ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਰਿਵੈਂਜ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मैं बिल्कुल रिवेंज तो जरा थोड़ी देर साइड पे रख दें। मैं आपको बोल रही हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट दी गई है, देखिए ते आई हैव टू क्लियर द एनवायरनमेंट, मैं एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ है। देखिए हमारा मुल्क ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਨਾ जी, देखिए हमारा मुल्क है, मुल्क के हालात हैं, अवाम के हालात हैं, ये जो भी हालात हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कुछ लोग जो अपनी हैसियत से बाहर पावर लेके बैठे हैं उनसे पावर वापस देना। मैं क्या एक दिन वास्ते तो मैं एक दिन में पावर उनसे वापस लेके सारी लेजिस्लेशन करके सारे कानून बदल दूंगी, तो मैं पावर छीन लूंगी सबसे। एक दिन मुझे मिले सिर्फ, मैं ऐसी कानून साजी करूंगी, सारी पावर वापस लूं लोगों से। अच्छा चलो मन्निया सियासतदानां च फॉल्ट्स ने, हर कोई सियासतदान अपना मंजन वेद है, सिद्धी जड़ी गल है, अवाम च कोई ਤੁਹਾਨੂੰ फॉल्ट नहीं नजर आ रहा? सियासतदानों के फॉल्ट मानना और बताना आसान, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। चलो जी, अवाम तो देखिए बेचारी गरीब है, फंसी हुई है, मर रही है बेचारी, गुर्बत में है, वोट डालने निकलती है, उनका बेचारों का वोट तक चोरी हो जाता है, पैसा तो चोरी होता है, वोट भी चोरी हो जाता है। अवाम से आपको क्या चाहिए? जूते खा रही है, गुर्बत में है, जेलें काट ली है उसने, अपने हिस्से का वो बेचारी टैक्स भर रही है, फिर भी महफूज नहीं है। घर में भी कोई भी घुस जाता है, कहीं पे भी कोई भी मोबाइल छीनने के लिए गोली मार जाता है, कहीं पे भी धमाका हो जाता है, तो अवाम बेचारी क्या कर रही है? अगला मेरा ये सवाल सी कि मैं सनम ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਸਨਮ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨਮ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਨਮ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਵੈਂਜ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਸਨਮ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? खाने में मुझे देसी चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे मिर्च मसाले वाली बहुत चीज़ें पसंद है। फिर जेल च पिज़्ज़ा बर्गर आते थे? पिज़्ज़ा बर्गर नहीं आते थे, मुझे डॉक्टर साहब से बहुत डांट पड़ती थी, वो बोलती थी तुम जिंदगी की हर नेमत से महरूम हो, तुम कोई अच्छी चीज़ नहीं खाती हो, ना कोई दूध वाली चीज़ खाती हो और ना कोई अच्छा नहीं खाती हो। बस वो हम खाना खुद बनवा लेते थे जेल में, तो वो मुनासिब होता था। पिज़्ज़ा बर्गर भी आ जाते होते थे। एक दिन जो हमारी मुलाकात सोना ना पोर्ट्रे करो, लोग कहेंगे ठीक है जेल ही सही। नहीं, जो एक दिन मुलाकात का दिन होता है ना, उसमें आपकी फैमिली जो अफोर्ड कर सकती है आपको भेज सकती है। अच्छा, तो वो तो आपकी सोच है। जेल में खवातीन का जितना सामान आता है, हम तो गरीब लगते थे उनके सामने, उनके तो इतने बड़े बैग्स भर के आते होते थे। फिल्मां च दिखाते हैं ना कि चंगा खाना आंदा है तो जेलर खा रहा है, जालिम है, इंज तो नहीं कदे होया कि चंगा खाना वेख के जेलर कहती पर मेनू दे दे। नहीं, हमारी जेल का जो जेलर है वो सिर्फ मरियम का फैन था, वो लोगों के खाने चोरी करके नहीं खाता था। एक्चुअली वो बड़े फैन है मरियम नवाज के। जब मरियम बीबी ने आना था जेल में तो स्पेशली हमारे पास आए कि जी खवातीन से अपनी कहें कि मरियम बीबी को वो कुछ ना कहें जब वो आए। तो डॉक्टर साहब ने बोला जी लड़कियां सारी जवान है, गुस्सा है इनमें, जाहिर है इतना ख्वार किया है, मैं गारंटी नहीं लेती कि कोई इसको कुछ कहेगी नहीं कहेगी। तो उनको इतनी मोहब्बत थी, बेचारे खुद आए थे रिक्वेस्ट करने मरियम को कोई कुछ ना कहे। खान साहब ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मतलब अल्लाह ना करे इंज होवे, पर तुहानू की लग रहा है की वेख रहे हो? फिर सजाएं तो उनको पहले भी बहुत हुई, खत्म हुई ना, केसेस तो पहले भी बहुत है, खत्म हुए ना। देखें जी छोटी अदालतों में जिस तरह काम चल रहा है वो तो हमने खुद देखा ना। अभी या तो मैं बोलती कि किसी और से सुनती तो सुनी सुनाई पे होती, तो हमने तो खुद देखा है। मैं बता रही हूँ आपको, जजेस खुद कह रहे होते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जमानत ही ना कराएं ना। तो छोटी अदालतों में जो जज लिख के दे रहे हैं, हम पे प्रेशर बहुत है, तो उन अदालतों में से तो ये फैसले आ सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये केसेस जाने हैं हाई कोर्ट में, वहां इनका क्या बनना है? फिर जब हाई कोर्ट में जज बोलता है ना कि जी बताएं कितनी दफा गिरफ्तार किया और कहाँ कहाँ किया, किस शहर में किया, किस एविडेंस पे किया, फिर अटॉर्नी जनरल सब खुद तशरीफ लाते हैं, बोलते हैं कि सर बस ये एप्लीकेशन वापस ले लें। तो केसेस हाई कोर्ट में जाने दें इंशाल्लाह ताला। 14 साल तो बड़ी दूर की बात है इंशाल्लाह। अच्छा सनम जावेद, साडे व्यूअर्स वास्ते क्योंकि तुसी एक सेंसेशन हो ते कोई मैसेज, कोई दिल दी गल शेयर करना चाहते हो ਤੇ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਬਦਲੇ ਸੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ? मैं हमारी यूथ को ही मैसेज देना चाहूँगी। जो हमारी यूथ है, जो अभी हमारी यंग जनरेशन है, ये बहुत सालों बाद हुआ है पाकिस्तान में कि किसी ने स्टैंड लिया है, जो अपनी आवाज़ रखती है, शऊर रखती है, अपनी मर्जी रखती है, अपनी पसंद रखती है और वो बताती है कि हमें ये पसंद है। आपको लोग जितना मर्जी ये बताएं कि आप में अकल नहीं है, आप में शऊर नहीं है, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं या आप समझदार नहीं है, आप अपने दिल की सुने।
آپ اپنا جو آپ کو لگتا ہے نا کہ جی یہ نہیں ہمیں پتہ ہے ہم صحیح کر رہے ہیں, آپ اس پہ رہیں. لوگ آپ کو ہمیشہ یہ بتائیں گے کہ جی آپ صحیح نہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے. ابھی والی جو جنریشن ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں اپنا اوپینین, ہم اپنا رکھتے ہیں, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اگر ہمیں کوئی پسند ہے وہ ہم بولیں گے, اگر ہمیں کوئی نہیں پسند ہے ہم تو بھی بولیں گے, آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ اپنے دل کی سنیں, اپنی مرضی کریں, جو آپ کو پسند ہے وہ کریں, کسی سے مت ڈریں. یہ آزاد ملک ہم نے بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ ہم یہاں آزادی سے رہ سکیں. اگر غلامی کرنی ہوتی تو انڈیا میں بھی ہم ٹھیک ہی تھے, پھر الگ ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ جی ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک میں مالکوں کی طرح کیوں نہ رہیں. ہم باہر ملک جاتے اس لیے نہیں ہے کہ جی اپنے ملک میں جو آپ کی عزت ہے وہ باہر ملکوں میں نہیں ہے آپ کی. تو اگر آپ نے اپنے ملک میں بھی نوکروں کی طرح یا غلاموں کی طرح رہنا ہے تو اس کا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم بھی بیٹر اپرچونیٹیز کے لیے ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اگر ہم نہیں جا رہے, ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں تو ہمارا حق ہے پھر ہم اپنی مرضی کی بات کریں. تو اب جو دل کرتا ہے کرے اور بولے. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਰਿਵੈਂਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਐਜ਼ ਏ ਅਵਾਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ. خان صاحب جو ہے نا وہ ہمارے دل کی پسند ہے, وہ ہمارے دل کی مرضی ہے. ਇਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ. ਖੂਬੀ ਤੇ ਖਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਨੇ. خامی وہ خود بتاتے ہیں کہ میں لوگوں پہ ٹرسٹ کر لیتا ہوں, تو اس کے لیے میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب اپنی ذات تک آپ ہو نا, تو میں اگر کسی پہ بھی ٹرسٹ کر لوں تو چلو میرے لیے نقصان ہے صرف. لیکن جب ایک ساری عوام آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو دیکھ رہی ہو اور آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہو, تو وہاں پہ آپ ہر کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو لوگوں پہ جو ہے نا ذرا خوبی خان صاحب کی خوبی, خان صاحب کی بہت خوبیاں ہیں. میں اتنا آصف علی زرداری صاحب, ایک خوبی ایک خامی عام عوام بن کے. ان کی خوبی بہت اچھی ہے کہ وہ بہت اچھی کاروائیاں ڈالتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, پکڑے بھی نہیں جاتے وہ, یہ بہت اچھی خوبی ہے. خامی یہ کہ جو مارشل آرٹس نہیں کر سکے اور جو کوئی بھی نہیں کر سکا وہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے خود کیا. ماشاء اللہ پیپلز پارٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا, لاڑکانہ میں اندرون سندھ میں رہنے دیا صرف. یہ کسی کوئی اور نہیں کر سکتا تھا, ماشاء اللہ سے وہی کر سکتے تھے. بلاول بھٹو, خوبی کیا ہے ان میں؟ خوبی خامی میرے خیال سے ان کو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا ان میں کیا خوبی ہے, تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ان کی خوبی. مریم نواز کی میں کیا بتاؤں, بیچاری وہ تو ایکٹنگ بھی صحیح نہیں کرتی. مطلب میں ان کو, میرا دل تھا میں ان کو مشورہ دوں کہ کوئی آپ ایکٹنگ کا پروفیشن جوائن کریں, مگر وہ ایکٹنگ کرتی بھی ہر دفعہ ہی پکڑی جاتی ہیں. شاہ محمود قریشی, خوبی کیا ہے ان میں؟ وہ بہت ڈیسنٹ ہیں, بہت ہمبل ہیں, بہت اچھے طریقے سے بولتے ہیں. خامی یہ کہ اتنا بھی ہمبل نہیں ہونا چاہیے. مراد سعید, ایک خوبی ایک خامی. مراد کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت بریو ہیں, بہت بہادر ہیں. اتنی ہمت ہر کسی میں نہیں ہے جتنا اسٹینڈ انہوں نے لیا, جتنی مشکل انہوں نے کاٹی ہے. خامی کیا ہے؟ آنیسٹ ہو. مراد کی خامی کیا ہے؟ ہماری خامیاں تو یہی ہیں جی, ہمیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ ہم سنتے نہیں, ہم باغی ہیں بڑے اور بدتمیز ہیں بڑے. تو میرے خیال سے مراد کی بھی یہی خامی ہے, وہ سنتا نہیں لیکن بالکل ٹھیک کرتا ہے. بشرا بھی دیکھیں, وہ میں ان کو اتنا پرسنلی جانتی ہی نہیں ہوں, میں ایک دو بار ملی ہوں, مجھ سے تو بہت پیار سے ملی. ابھی مجھے کنٹینر بھی ملی تھی, انہوں نے مجھے پوچھا آپ کیسی ہو, بچے کیسے ہیں, بڑا مشکل ٹائم دیکھا آپ نے بیٹا, کوئی بات نہیں, اگر کوئی لوگ باتیں بھی کرتے ہیں خیر ہی کرتے رہتے ہیں, آپ اوائڈ کیا کرو ان کو. تو بڑے اچھے طریقے سے ملی وہ. اور خامی میں ان کو یہ کہوں گی کہ جب دیکھیں, جب یہ خامی نہیں بھی کہوں گی کیونکہ جب آپ کے کسی اپنے کی بات ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو نئی بھی چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو وہ جب خان کی بات ہوتی ہے نا تو پھر وہ اس میں ان کو نئی چیزیں پتہ چلتی. ٹھیک ہو گیا. علی امین گنڈاپور, علی امین صاحب کی خوبی ایک خامی. دیکھیں حالانکہ وہ سی ایم ہے, لیکن جو جتنا میرا انٹریکشن رہا ان سے, وہ بہت عزت سے ملتے ہیں, بہت ہمبلی ملتے ہیں. ان کو دیکھ کے ایسے نہیں لگتا کہ وہ سی ایم ہے اور کوئی ان میں کوئی برا ایٹیٹیوڈ ہو, بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں. خامی یہ ہے کہ کئی دفعہ بہت زیادہ بولتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, ان میں تو میں ابھی ریسنٹلی ملی تھی ان کو, ریحانہ ڈار صاحب کی پوتی کی شادی تھی تو ان میں ملی. میں نے ان کو بولا آپ اتنا کیوں بولتے ہیں, مطلب آپ تھوڑا آپ بھی سوچ سمجھ کے بولا کریں, آپ بہت ہی بولتے ہیں. تو وہ مجھے لگا کہ جیسے وہ بالکل وہ سوچ سمجھ کے نہیں, ان کا کوئی سین ہے. آنیسٹلی مجھے چنگے بڑے لگتے وہ مجھے, میں بھی آنیسٹلی اگر بتاؤں تو مجھے ایسا لگا نہیں کہ وہ کوئی ایسے بندے ہیں جو بڑا کوئی وہ نہیں تھا سوچ سمجھ کے یا سارے حساب کتاب لگا کے بولے. ان کو میرے خیال سے جو سمجھ آتی ہے وہ بول دیتے. اچھا, ہن سب تو وڈی پرسنالٹی ساڈے ملک دی چاہت فتح علی خان صاحب. ایک خوبی ایک خامی.
उनको तो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਖਾਮੀ ਹਾਂ ਸਨਮ ਇੱਕ भाई ਸਾਡੇ खूबी यही है कि वो बहुत ही कोई अच्छे सिंगर हैं, क्या आवाज है उनकी। ਖਾਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ देखिए ਬਹੁਤ क्या ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ खूबसूरत करली बाल है उनकी, मैं तो आज उन्हीं से इंप्रेस हो गई बाल करली करके आई हूँ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸਨਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ हाँ जी, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ देखिए मैं अभी जब से ये हुआ है मैं हमेशा बोलती हूँ कि ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखिए इस सारे टाइम च जो पंजाबियों ने हिम्मत दिखाई ना, वो किसी और सूबे ने नहीं दिखाई। मतलब जिस तरह पंजाबियों ने रिएक्ट किया, हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे पंजाबी इन्नी हिम्मत दिखाकर मतलब घरों निकलन गए, वोट पान गए, इतना कुछ होया, इनके घरों में लोग घुसे, इतने मुकदमे जितने पंजाब में केसेस बने हैं स्पेशली खवातीन पे, पंजाबी किधरे और नहीं बने। तो पंजाबियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है जी। तो मुझे बड़ा फखर है कि पंजाबी जो ने ਜਾਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲ ਲਓ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। तो बड़ी बात है जी, सलूट है पंजाबियों को। ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਬੰਗ ਖਾਤੂਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸੌਫਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ बदला लेने के बाद कम हो जाएगी। ਬਦਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ जी, हमारा तो लीडर आम माफियों के ऐलान करता रहता है, हम भी बस बातें ही करते ਚਲੋ हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਊਅਰਸ। ਇਹ ਸੀ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।